Hello, Namaskar, good morning, and I hope and find and pray all of you in the best of your health and life overall. It has been a very tough week, especially in the diplomatic relations between Indo-Canada, and and I'm talking this in both language, English and Hindi, so that the Desi audience of Canada also understand as what I'm going to say. जिस दिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्टेटमेंट दिया which has created a lot of not only ripples but a kind of tsunami in the diplomatic world, Indo-Canada relations and across globally. तो उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैंने पब्लिश नहीं किया और उसकी दो वजह है. एक दैट वो जो वीडियो था वो बहुत स्पॉन्टेनियस था एंड इट हैड सम वेरी एक्सक्लूसिव kind of observations. And second thing, I wanted some kind of signals because there is so much noise. इतना नॉइज़ क्रिएट हो गया है इस सब मामले में कि मैं चाहता था कि इसमें से मैं सिग्नल को कैच करूँ एंड देन आई वांटेड कि कोई ना कोई नतीजे में पे पहुँचूँ कि ये हो क्या रहा है. क्या ये मामला मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच का है? क्या ईगो हर्ट हुआ है? क्या कनाडा के कुछ प्लान्स है? क्या कनाडा के कंधे पे कोई बंदूक रख रहा है? ये निज्जर है कौन? क्या खालिस्तानी मूवमेंट इतनी पावरफुल हो चुकी है और ये सब्जेक्ट अब क्यों आ रहा है? और इसके पहले के रिलेशन से और बाद के रिलेशन से संबंध क्या है? और इसका अमेरिका से क्या लेना देना है? अब बेसिकली देखिए, जब मैं अमेरिका कहता हूँ ना या अमेरिका या यूएस, तो मेरा ये नहीं कहने का मतलब होता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट या जो बाइडेन प्रेसिडेंट. आई वांट टू आई मीन जब भी मैं मेरे वीडियो में अमेरिका कहूँगा, यू ऑलवेज कंसिडर एज अमेरिकन इंटरेस्ट because America is not just a nation or country, it's a business. It's a business model. It's a global business model, and they always wanted to keep the superiority in all the sections of life in globally. जैसे हमारे देश में राजनेता लोग जुडिशरी से लेके मीडिया तक सब जगह कंट्रोल रखना चाहते हैं, वैसे ग्लोबल लेवल पे अमेरिका का ये एक पॉलिसिंग और बॉसिंग चलते रहता है. तो कहीं ना कहीं अमेरिका क्या कर रहा है और अमेरिका इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं. सो आई वांटेड टू नो दैट आल्सो. And the second thing is I wanted to know how Canadian media, their opposition parties and our media और ये सब क्या चल रहा है, क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं. और मैं यहाँ एक दो बातों को खुलासा कर देता हूँ कि मैं कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मुझे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों की कोई जानकारी है, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस हूँ और मैंने कई बार कहा है कि आई एम एक्सपर्ट ऑफ नथिंगनेस, लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता है. और फॉर्च्यूनेटली मैं जब 10th पास हुआ और जब 11वीं में मुझे एडमिशन नहीं मिली, तो उसके बाद मेरे ज़िंदगी में एक बदलाव ये आया कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक निभाया. और फॉर्च्यूनेटली हमारे घर में अखबार बहुत आते थे, हमारे घर में सबको पढ़ने की आदत थी. तो मुझे कम से कम 40-42 साल में 4-5 साल अगर छोड़ देंगे बीच के आश्रम के या कुछ, तो मैं इंडिया टुडे अच्छे मैगज़ीन्स पढ़ता रहा हूँ. तो मुझे बहुत एक समझ आ गई बचपन में कि ये सीआईए क्या होता है, अमेरिकन्स क्या होते हैं, बांग्लादेश क्यों बना, पार्टीशन में क्या रोल था, ब्रिटिशों का क्या वगैरह वगैरह. और फिर मैं 81 में 10th पास हुआ, 91 में आश्रम चला गया. तो 10 साल में मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि जो मैं सीखा समझा हूँ और मेरी अपनी एक सोच बनी. उसके बाद फिर मैं आश्रम में गया. फिर स्वामी जी ने जो लिखा है चीनी रहस्य बोल के किताब लिखी, छोटी सी किताब है, एक शिवसेना के साम्यवाद लिखा है, इसके बहुत तरह के रेफरेंस है. फिर उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर भी उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ नॉस्ट्राडामस एंड ऑन हिज ओन एक्सपेरिमेंट्स, स्वामी जी. तो कहीं ना कहीं मुझे रिलेट होते गए चीज़ें. और जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन के एज में आते गए, फिर हम एआई टेक्नोलॉजी में आ गए और अभी हम लाइव है सब सब दुनिया. तो ये एक ऐसा जर्नी है मेरा कि जिसमें मेरी एक सोच बनी है और मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ सोचने के बारे में. एंड आई एम नॉट हियर अगेंस्ट और प्रो दिस और दैट. आई एम एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, आई एम एन एनालिस्ट. तो हम ये जो मुझे लगता है 2 या 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे इसमें, मुझे ज़्यादा बात को खींचना नहीं है.
लेकिन कनिष्क बॉम्बिंग में क्या हुआ, जस्टिन ट्रूडो का लोकल पॉलिटिक्स क्या है, फिर निज्जर कौन था, फिर रॉ ने क्या किया, फिर वहाँ की इंटेलिजेंस क्या थी, जस्टिन ट्रूडो के पास सबूत थे या नहीं, इसके बारे में काफ़ी चर्चा, काफ़ी कंटेंट यूट्यूब वगैरह सब आ चुका है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, और मैं उसमें की कुछ रेफरेंस लूँगा, रेफर करूँगा मैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ और भारत की जनता को ये समझाना चाहता हूँ कि ये मामला है क्या, मेरे पर्सपेक्टिव से या मेरे अंडरस्टैंडिंग से। और तो इसमें पहली बात मैं आपको 2-3 चीज़ें साफ-साफ बता देता हूँ कि कुछ महीने पहले से मैं कह रहा हूँ कि आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है, ये एक इलेक्शन नहीं है, ये एक महायुद्ध है। पहली बात ये है। दूसरा, इसमें जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ़ इंडियन वोटर्स या इंडियन अपोज़िशन या मोदी या बीजेपी नहीं है। इसमें इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट है और इसमें बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट बंधे हुए हैं। तीसरा बात ये है कि आने वाला इलेक्शन जो है बेरोज़गारी, महँगाई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, हिंदू मुस्लिम इश्यू, इस सब के ऊपर तो लोग वोट करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आने वाला है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है या नहीं? अब ये तय तो लोग करेंगे, क्योंकि अब जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट आने वाला है, क्योंकि ये जो 70-75 साल में जो लड़ाई हुई है सेक्युलर वर्सेस हिंदुत्ववादी, और जब मैं हिंदुत्ववादी कहता हूँ ना, तो आप इसको बात को एक समझ लीजिए कि सिर्फ़ आरएसएस हिंदुत्ववादी है या बीजेपी है, मोदी, ऐसा नहीं है। दे आर द पायनियर्स ऑफ दैट। पायनियर्स कहेंगे या वो टॉर्च बियरर्स, वो आगे बढ़ा रहे हैं उसको। लेकिन हिंदुत्ववादी जनता बन गई है। मैंने कई बार ऐसा कहा है और मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन भी करूँगा कि कम से कम 85-86 के अंदर से ये हिंदुत्ववाद की जो वेव आई है इंडिया में, उसका नतीजा 40 साल बाद ये हुआ है कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हिंदुत्ववादी प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी लेकर आ गया पार्लियामेंट में। तो लोग हर बार डिबेट में सब जगह बरखादस्त से लेके सब लोग, जो भी एंटी हिंदुत्ववादी है, वो लोग मोदी, बीजेपी, आरएसएस को क्लेम करते हैं कि उन्होंने डिवीज़िव पॉलिटिक्स की, एंटी मुस्लिम की वगैरह। लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का अभ्यास है और मैं किसी भी पत्रकार से डिबेट करने को तैयार हूँ, मुझे लगता है कि मोदी, आरएसएस, बीजेपी, जो भी लोग हैं ये, इनका अपना एक योगदान रहा है। लेकिन जो 85-86 से मैं देख रहा हूँ, जब से राजीव गांधी आए, फिर बाबरी मस्जिद, फिर शाहबानो केस, तो हिंदू समाज के अंदर एक वेव सी क्रिएट हुई है। और ये वेव का पहला फोरकास्ट 3 लोगों को ज़्यादा हुआ। एक बाला साहब देवरस, जो आरएसएस के सुप्रीमो थे, दूसरे बाला साहब ठाकरे और तीसरा शरद जोशी। लेकिन चौथे एक बड़े सन्यासी थे, स्वामी विद्यानंद, और उन्होंने उसी टाइम, उसके पहले उन्होंने कहा था कि हिंदुत्ववाद की वेव आएगी, लेकिन हिंदुत्ववाद की वेव हिंदू लोगों की वजह से आएगी, न कि पॉलिटिकल पार्टी की वजह से। पॉलिटिकल पार्टी उसको एग्रीगेट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, मोमेंटम देंगे, लेकिन बेसिकली हिंदू समाज के अंदर ही बदलाव आएगा और लोग धीरे-धीरे सेक्युलरिज़्म की तरफ छोड़ देंगे और धीरे-धीरे हिंदुत्व की बढ़े बढ़ेंगे। तो ये जो बदलाव है ना, ये हिंदू समाज के अंदर आया है। और वो 85, 89, 88, 90 मैंने शिवसेना देखा है, मैंने आरएसएस के लोगों को देखा है, उनके साथ काम किया है, मैंने कांग्रेस के साथ काम किया है। मैं मुस्लिम लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये बदलाव जो है, और मैं औरंगाबाद शहर में बड़ा हुआ, छोटा से बड़ा हुआ कॉलेज तक, उसके बाद मैं महाराष्ट्र में घुमा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये मालेगाँव में क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है, और फिर शहाबुद्दीन ने क्या किया है, इमाम बुखारी ने क्या है, इसके हिंदू के ऊपर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या हुआ है, हिंदुओं के घरों-घरों में क्या चर्चा होती थी। तो कहीं न कहीं एक जो बदलाव आया है 3 डिकेड्स, 3 एंड हाफ डिकेड्स में, उसमें से ये हिंदुत्ववादी सरकार खड़ी हो गई है। ये नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी और मोदी जी सक्सेसफुल हो गए, उनका एक योगदान है, लेकिन बेसिकली हिंदू समाज की साइकी में, डीप साइकी में बदलाव हुआ है और उसका परिणाम हिंदुत्ववादी सरकार चुन के आने में हुआ है। तो ये अब जो ये 9 साल, 10 साल जो सरकार रही है, 2014 और 2019 में चुन के आई, अब असली लड़ाई 2024 में होने वाली है। कि अब देश का जनता जो है, अब जो भी है 30 करोड़ जो बीजेपी के वोटर है या 10-12 करोड़ कांग्रेस के वोटर है या बाकी के लोग हैं, अब फैसला ये होगा कि अब हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा। अब इसमें एक बड़ा पेच ये है कि इसका संबंध चाइना से भी है, रशिया से भी है, वेस्टर्न कंट्री से भी है। अब इसकी 2 वजह है। एक ऐसा है कि ये देश जो है, अब लोग जो है धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, हमारा देश स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। मैं बीजेपी, आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। हमारी इकोनॉमी, हमारे लोग, जनरेशन हमारे पास ज़्यादा है, तो हमारे जो यंग जनरेशन है उसकी बहुत ज़रूरत है, चाहे मिडल क्लास को, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ को। दूसरा, हमारा जो मिडल क्लास है वो बहुत बढ़ गया है, तो कंज़्यूमर नेशन भी है, तो 50-60 करोड़ की कंज़्यूमर्स इंडिया में है, तो और ये बढ़ते जा रहा है।
सो एवरीबडी वांट्स द पाई ऑफ दिस कंज्यूमर नेशन। तो एक तरफ ऐसा हो रहा है कि जो गरीब देश था, राइट, वो अपने बलबूते पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। और जब क्या होता है ना कि जो गरीब व्यक्ति जब खड़ा होता है, चाहे वो हमारे फैमिली में हो, घर में हो, सोसाइटी में हो, तो उसको इतना आसान नहीं रास्ता होता है, उसको लोग रोकते हैं, उसको डोमिनेंट पोजीशन पे आने नहीं देते हैं। और ये हमने दुनिया के इतिहास में देखा है, इसराइल के साथ भी देखा है, सबके साथ देखा है। बांग्लादेश में क्या हुआ हमने देखा है, चाइना के साथ ओपियम वॉर में क्या हुआ देखा है, कोल्ड वॉर में रशिया के साथ क्या हुआ है, जर्मनी के साथ क्या हमने देखा है। सब कुछ कि जब भी कोई नेशन गरीबी में से, संघर्ष में से ऊपर आता है, तो उसको इतना आसान रास्ता नहीं होता है। और जबकि वो अपना आत्मसम्मान, राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, देशभक्ति, और फिर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनेंगे, फाइनेंशियली वेल्दी बनेंगे, ये जब एक हुंकार उस देश की, उस जनता की बनती है, तो फिर क्या होता है ना कि वो कहीं न कहीं देश की जनता के खिलाफ तो जा नहीं सकते, तो कहीं न कहीं उनको जो लीड कर रहे हैं, अब मोदी जी लीड कर रहे हैं इसलिए मोदी या बीजेपी, अब कांग्रेस वाले होते तो कांग्रेस वालों को भी टारगेट किया है। मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि अमेरिका ने हाउ दे प्लेड विद कांग्रेस, हाउ दे मैनिपुलेटेड कांग्रेस, how they how the US and Western countries, even Russia and China manipulated us। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। और ये इसलिए बताऊंगा कि अब जो होने वाला है, ये अगर पूरा आपको समझना है ठीक से, और ये वीडियो आज बनाने की और एक वजह ये है कि आज ऑफिशियली US एम्बेसडर टू कनाडा जो है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम जो 5 क्लब है हमारा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके और ये जो है कनाडा और अमेरिका, हमने ये इंटेलिजेंस रिजर के बारे में शेयर किया था कि रॉ की एक्टिविटी के बारे में। ये उन्होंने कनाडा के टीवी को, जो US एम्बेसडर टू कनाडा है, उन्होंने ये बता दिया है। सो आई वांटेड दैट कंफर्मेशन बिकॉज आई डोंट वांट टू बी ए विक्टिम ऑफ कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस में क्या होता है कि पहले मैं कहूँगा हाँ अमेरिका जिम्मेदार है, और फिर बाद में जानकारी जुड़ाऊँगा। नहीं, मैं ये चाहता था कि मैं पहले जानकारी लूँ, मुझे कंफर्मेशन सिग्नल चाहिए था, और मुझे मालूम था कि कभी ना कभी अमेरिका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेगा। तो आज उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट कर दिया है। तो अब ये बात क्लियर हो गई आज हमारे लिए कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है, तो ये नहीं कहूँगा कि एंटी अमेरिका हो गया इंडिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकन इंटरेस्ट का जो हमारा जो फलक्रम था, जो तराजू था, फलक्रम था, वो अब कनाडा की तरफ झुक गया इस मामले में। लेकिन ये मामला इतना सिंपल नहीं है, ये कितना गहरा है, और इसका हमारी जनरेशन पे क्या इफेक्ट होने वाला है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बातें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच या आउट ऑफ द मतलब प्रोपोर्शन ऐसे लगेगी कि हाँ ये तो कुछ ज़्यादा ही भास्कर ने खींच लिया सब्जेक्ट को। लेकिन मैं आपको कुछ पजल्स है उसमें के कुछ, आई विल ट्राई टू फिक्स द पजल एंड यू डिसाइड कि मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जस्टिन ट्रूडो के, देखिए मैंने आपको कहा कि मैं कोई डिप्लोमेट नहीं हूँ, आई एम नॉट हेनरी किसिंजर इवन रिमोटली। तो मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज माइंड, व्हाट एग्जैक्टली इज अप टू। और ये मोदी जी के नाम क्यों लिया उसने, और ये इसके 2 दिन के बाद इमीडिएटली भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उसकी रिपोर्ट क्यों आई, और यूनाइटेड नेशंस में क्या होने वाला है, और क्या चाहती है आखिर अमेरिका इंडिया से, और हमारे जो इंटरेस्ट है ग्लोबली, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, और इसका आने वाले 2-3 महीने में और क्या चीज़ें होगी। ये बात तो पक्की हो गई है अभी, मैंने जैसे 3 मुद्दे आपको कहे टेक अवेज। चौथा टेक अवे है कि एस्केलेट होने वाला है मामला, और ये एस्केलेशन होते समय ये होगा कि हमारी जो ये जो पीओके का मामला है, खालिस्तान का इशू है, हिंदू मुस्लिम के इश्यूज़ हैं, और हिंदुत्ववादी मूवमेंट है, और ये सब का इलेक्शन पे क्या असर होगा, और बहुत सारी चीज़ें बाहर आएगी, और फिर इसका पीओके ऑपरेशन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, और ये एक, क्योंकि G20 या उसके पहले या टोटल 9-10 साल में इस गवर्नमेंट ने जो भी एक अपनी इमेज बनाई है, तो जस्टिन ट्रूडो क्या करना चाहते हैं और वेस्टर्न पावर क्या करना चाहती है स्पेसिफिकली, वो मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, और फिर इसको हम ये वीडियो को यहाँ खत्म करेंगे। देखिए उनको क्या करना है कि ये जो विश्व गुरु, महात्मा गांधी का देश, अहिंसात्मक लोग, संस्कृति, योग, आयुर्वेदा, इसको एक छेद देना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया में हिंसा हो रही है, इंडिया के लोग बाहर जाके किलिंग कर रहे हैं, एंड दे वांटेड टू शो दैट दिस गवर्नमेंट
एंड इंडियन सोसाइटी इज़ गोइंग वायलेंट। तो ये जो इमेज बनाई है इस गवर्नमेंट ने, जो ब्रांडिंग किया है इंडिया का, और कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने कभी हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद, देशभक्ति इसको ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाने नहीं दिया कभी। लोगों में ये बात दबी रही, सेक्युलरिज्म। और कांग्रेस का कायम एक कॉम्प्रोमाइज़िंग कल्चर रहा है कि हाँ भाई, सबसे हम बात करेंगे, हम रशिया से भी बात करेंगे, अमेरिका से बात करेंगे, इनसे बात करेंगे, हम चाइनीज़ से बात करेंगे, सबसे बात करते रहेंगे। लेकिन हम हमारे इंटरेस्ट जब खतरे में आएँगे, तो हम एक्शन भी लेंगे, जैसे इंदिरा गांधी ने लिया और राजीव गांधी ने भी श्रीलंका में लिया, लेकिन एक मर्यादा के बाहर हम जाएँगे नहीं। तो ये मर्यादा जो भारत की राजनीति ने रखी थी कांग्रेस के ज़माने में, और वाजपेयी को भी रखनी पड़ी, वो मनमोहन सिंह को भी रखनी पड़ी इंडो यूएस डील न्यूक्लियर डील में। 2001 में जब ऑपरेशन फास्ट ट्रैक हुआ था, तो वाजपेयी को पीछे हटना पड़ा बिल क्लिंटन की वजह से। तो ये सब चीज़ें जो है, इसमें इंडिया कहीं न कहीं अब अपनी पावर दिखा रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया में 2 अमेरिकन वीमेन जर्नलिस्ट को किडनैप किया था, डिटेन किया था उनको। तो बिल क्लिंटन, ही वाज़ नॉट प्रेसिडेंट, ही वाज़ एक्स प्रेसिडेंट, बट ही हैड गॉन देयर एज़ ए एनवॉय ऑफिशियली, कि 2 महिला पत्रकारों को छुड़ाने के लिए। तो ये अब इंडिया दिखा रहा है कि भाई, हमारा एक आदमी अगर वहाँ कुछ होगा, तो हम उसको छुड़वा के लेके आएँगे, हम एनआरसी करवाएँगे, हम अभी जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं उनको पनाह देंगे। तो कहीं न कहीं एक नई ग्लोबल पावर इंडिया बन रहा है, और उनकी जो मनोबल बढ़ गया है, और ये मनोबल बढ़ गया है, और अब वेस्टर्न कंट्रीज़ को लग रहा है कि कहीं न कहीं ये हाथ के बाहर जा रहा है इंडिया। दे वांटेड टू प्ले विथ अस, दे वांटेड टू हैव एसोसिएशन, बट दे डू नॉट वांट अस टू बी पावरफुल। और मैं इसको और एक पैरेलल बताता हूँ कि 1990s में चाइनीज़ को जिस तरह से हैंडल किया अमेरिका ने, तो दे मेड इट मैन्युफैक्चरिंग हब, चाइना बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब। लेकिन 25 साल के बाद अमेरिका में असेसमेंट ये हुआ कि हमने चाइना को इतना टेक्नोलॉजी, इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है कि अब वो हमको चैलेंज कर रहा है। तो आज जो चाइना ने अमेरिका के साथ किया है, कि जो चाइना का सुपर पावर बन गया है, तो तब तो गरीब था वो। 1988 में जब राजीव गांधी गए थे, मैंने कई बार बताया, तब तो हमारा जीडीपी और चाइना का एक ही था। तो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, अपने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। तो अमेरिकन्स में ये बात हुई कि हमने चाइना को बहुत आगे बढ़ने दिया, और इतना आगे बढ़ने दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब था, वो अब एक सुपर नेशन बन गया है, सेकंड नंबर का नेशन बन गया है। उसके पहले उन्होंने कोल्ड वॉर में रशिया को कभी सुपीरियर नहीं बनने दिया। लेकिन चाइना के बारे में ग्लोबलाइजेशन था, अमेरिकन मार्केट की डिमांड थी, इकोनॉमी बढ़ रही थी, लोगों के वेजेस बढ़ रहे थे, तो सस्ते में काम चाहिए था। तो बड़े-बड़े ब्रांड्स चाइना में आ गए, और 25 साल के बाद अब उनको ये एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं हमने हमारा पैसा, टेक्नोलॉजी, नॉलेज डालकर चाइना को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब वो ये चीज़ इंडिया के साथ नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि इंडिया हमारा एक सर्वेंट, असिस्टेंट, कॉलीग, यू नो, नॉट सो पावरफुल। और जैसे होता है ना हमारे घर में कि यार, मैंने तेरे को बड़ा किया, तू तो गरीब था, तेरे को पैसे दिए थे मैंने, हाँ, अब तो बिज़नेस में सक्सेस हो गया, तो मेरे को चैलेंज कर रहा है, मेरे को कॉम्पिटिशन कर रहा है, काइंड ऑफ दैट, है ना? जब मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि मैंने जब कंपनी में नौकरी करता था, तो मैंने छोड़ने के बाद तो खुद का कंपनी किया, ऑर्डर्स लिया, तो मुझे दबाने की कोशिश हुई। ये हर जगह होता है, बिज़नेस में हर जगह होता है। तो कहीं न कहीं ग्लोबली इंडिया का जो टैलेंट पूल है, इंडिया का जो न्यूसेंस पावर है, इंडिया का जो इमेज है, जो ब्रांडिंग है, जो मल्टीलैटरल, मल्टी डायमेंशनल, और जो डील्स हो रहे हैं बड़े-बड़े, तो कहीं न कहीं इससे चाइना भी अपसेट है, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ भी अपसेट है, अमेरिका भी अपसेट है, कि अगर एक देश ऐसा बड़ा बनता है, और वो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, तो फिर ये डिक्टेट करना शुरू करेंगे टर्म्स। और फिर अब मैं पीछे जाता हूँ कि 1970 की किताब में स्वामी जी ने ऐसा लिखा था, जो किताब का नाम था शिवसेना से ही साम्यवाद, शिवसेना टू शिव सोशलिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, छोटी है, पढ़नी चाहिए। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू समाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एक लेवल पे, लेकिन वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हिंदुओं का खतरा पैदा होगा। अब वो घड़ी आ गई है। तो 70 के दशक में जो स्वामी जी ने लिखा था, जिसको मैं 35-40 साल से पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अब वो टाइम आ गया कि इस देश की जो, अब हिंदू मतलब मैं भारतीय बात कर रहा हूँ यहाँ, कि अब भारतीयों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के बारे में, सैटेलाइट, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, और अपने दुश्मन को सबक सिखाना, सर्जिकल स्ट्राइक, ये वो सब कुछ। तो कहीं न कहीं वेस्टर्न जो पावर्स है, चाइना है, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। दे डू नॉट वांट यू टू बी पावरफुल। तो जैसे हमारे देश के अंदर कास्ट सिस्टम है, गाँव के अंदर होता है ना, एक जो अपर कास्ट का है, वो नीचे के कास्ट को ऊपर नहीं आने देता है, और जैसे भी ऊपर आने की कोशिश करेगा उसको दबाएगा। तो जो कास्ट सिस्टम में होता है, वैसे क्लास सिस्टम मतलब गरीब अमीर में होता है, कि मिडिल क्लास वाला आदमी ऊपर आएगा तो उसको ऊपर के लोग दबाते हैं, गरीब अगर मिडिल क्लास में उसको ऊपर दबाते हैं, जो मार्क्स ने कहा है। तो ये जो
कास्ट सिस्टम में होता है, क्लास सिस्टम में, तो ये ग्लोबल लेवल पे भी होता है। तो कहीं न कहीं इंडिया को एक वायलेंट नेशन और फिर इसका यूनाइटेड नेशंस में, फिर इसका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा जो जगह मिलने वाली है, इस पे इफ़ेक्ट होने वाला है। और इसकी क्या-क्या परिणाम होने वाले हैं कि जो लंदन में जो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है, ही विल बी टारगेटेड एज़ ए हिंदू प्राइम मिनिस्टर। सो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में ऋषि सुनक को अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ जो है ये क्योंकि उस बिकॉज़ ही हैज़ बिकम ए बेट अगेंस्ट अस फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज़। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा पीछे आगे जाके। मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह, ताकि आपको ये सीरियसली समझे कि ये मैटर का हमसे संबंध क्या है और हमारे आने वाली जनरेशन से संबंध क्या है। क्योंकि आने वाली इलेक्शन पूरा भारत का भविष्य, फ्यूचर सब चेंज करने वाले, दिस वे और दैट वे। और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि अगर मोदी हारते तो क्या होता है और जीतते तो क्या होता है और इसका इससे क्या संबंध है। धन्यवाद।